हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है और इसके अंतर्गत हम लोग अभी तक मौर्य साम्राज्य तक पढ़ चुके थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं हम लोग, वो है आपका मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल से संबंधित आज हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य को देखेंगे और इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे कि ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से शासक हुए थे। इससे पहले चलिए हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड को देख लेते हैं जो अभी तक पढ़े थे मौर्य काल से संबंधित थोड़ा सा। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ये जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। के अंतर्गत देखा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जहां एक ओर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की गई थी, वहीं दूसरी ओर अशोक सम्राट को देखते हैं तो अशोक सम्राट के द्वारा भी एक विस्तृत साम्राज्य के साथ साथ एक धार्मिक बढ़ावा को भी देखा गया है। तो इस तरह से फ्रेंड हम लोग देखते हैं कि जब मौर्य काल के अंतिम शासक वीरधरथ होते हैं और वीरधरथ के समय तक मौर्य काल बहुत ही कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि इसके शासक उतने योग्य नहीं रह जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत शुंग वंश के संस्थापक आपके पुष्यमित्र शुंग, जो कि वीरधरथ के सैनिक थे, उनके द्वारा वीरधरथ की हत्या कर दी जाती है और शुंग वंश की स्थापना की जाती है। इसके पीछे भी कई कारण देखा गया है कि आखिर मौर्य काल के समापन के बाद ब्राह्मणों ने अपने स्थिति को मजबूत क्यों करना चाहा। तो इसके पीछे ये देखा जाता है कि जहां एक और मौर्य साम्राज्य में आपको बौद्ध धर्म बहुत ही वर्चस्व जमाए हुए था, यानी अर्थात ये कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म को बहुत ही प्रोत्साहन मिल रहा था और इस प्रकार से वहाँ पे आपको ब्राह्मण साम्राज्य, ब्राह्मण धर्म या आप देखा था कि वैष्णव धर्म को उतनी मान्यता नहीं दी जा रही थी और इस बात का क्रोध ब्राह्मणों में था और इसी वजह से वीरधरथ के सैनिक पुष्यमित्र शुंग थे उस समय और मौर्य साम्राज्य के शासक को कमज़ोर पाते हुए शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मौर्य साम्राज्य की समापन कर दिया जाता है। और मौर्य साम्राज्य के समापन के बाद एक आपको ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत शुंग वंश की स्थापना यहाँ पे देखा जाता है। शुंग वंश की स्थापना यहाँ पे देखा जाता है और इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मण साम्राज्य में 3 वंश आपके हुए। पहले वंश को हम लोग शुंग वंश को देखते हैं, दूसरे आपके कण्व वंश को देखते हैं और तीसरे सातवाहन वंश को देखते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके हर वंश की चर्चा करते हैं और उससे महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके एग्जाम से संबंधित है उस पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, उस पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरह की वीडियो, इस तरह की क्लास आपको प्रत्येक दिन देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग शुंग वंश को देखते हैं। तो इस तरह से देखा जाता है कि वीरधरथ की हत्या और शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में देखने को मिलती है और इस तरह से देखेंगे कि शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग की चर्चा मिलती है और पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी को विदिशा में स्थापित किया था। पुष्यमित्र अपनी राजधानी को विदिशा में स्थापित किया था। इस तरह से फ्रेंड्स अभी तक आप देखते हैं कि मौर्य काल तक जो मौर्यों की राजधानी थी वो आपको पाटलिपुत्रा थी, लेकिन जब यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग जब बने यहाँ पे शासक तो इन्होंने राजधानी को विदिशा ले गए थे। ठीक है, और इस तरह से देखा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जो थे पुष्यमित्र शुंग जो थे इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने
इंडो यूनानिक शासक मिनांडर को पराजित किया था। पुष्यमित्र, यानी कि ये सबसे बड़ी चर्चा यहाँ पे मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया गया था। ये इनकी उपलब्धि है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि इंडो यूनानी को इंडो ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है। और इस तरह से देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे, इनकी भी चर्चा मिलती है। और इनके दरबार में एक ब्राह्मण थे जो आप जानते हैं कि पतंजलि जो इनके दरबार में ब्राह्मण हुआ करते थे, इन्हीं के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे जो आपके एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। आप एक पुष्यमित्र शुंग के बाद एक और शासक की चर्चा मिलती है जो कि पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे, यानी कि उसके उत्तराधिकारी थे, अग्निमित्र की चर्चा मिलती है। हालांकि इनसे संबंधित बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो आप याद रखिएगा, जो कालिदास की रचना आप मालविकाग्नि मित्रम, कालिदास की एक रचना है मालविकाग्नि मित्रम। हालांकि कालिदास गुप्त काल से संबंधित हैं, लेकिन इन्होंने मालविकाग्नि मित्रम की रचना गुप्त काल में की थी, लेकिन इसमें जो जानकारी दिया गया है वो आपको मौर्योत्तर काल के ब्राह्मण साम्राज्य से जानकारी है। यहाँ पे देखा गया है कि मालविकाग्नि मित्रम जो इनकी रचना है, इसमें अग्निमित्र और एक मालविका नाम की एक लड़की थी और अग्निमित्र दोनों की प्रेम कहानी की चर्चा उसमें की गई है। बस इतना ही याद रखिएगा कि कालिदास की रचना मालविकाग्नि मित्रम है और मालविकाग्नि मित्रम में अग्निमित्र जो कि शुंग वंश के शासक थे, यानी कि पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी थे। बस यही एक चर्चा यहाँ पे दिया गया है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछता है कि मालविकाग्नि मित्रम किसकी रचना है, तो कालिदास की है। बस ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शुंग वंश के अंतिम शासक को देखते हैं। अंतिम शासक के अंतर्गत हम लोग देवभूति की चर्चा मिलती है। अंतिम शासक के अंतर्गत देवभूति की चर्चा मिलती है। और इस तरह से यहाँ पे देखा जाता है कि देवभूति जब शासक बनते हैं शुंग वंश के, तो ये उतने मजबूत नहीं रह जाते हैं और इनको वासुदेव के द्वारा देवभूति की हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद वासुदेव के द्वारा कण्व वंश की नींव डाली जाती है। तो आइए हम लोग और कुछ पॉइंट्स आपके शुंग वंश से संबंधित देख लेते हैं, जहाँ से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि शुंग वंश में जहाँ एक और आप देखते हैं कि मौर्य काल में मौर्यों के द्वारा जो किला का जो घेराव होता था वो लकड़ी से किया जाता था, लेकिन पहली बार शुंग काल में देखा गया कि किला का घेराव आपके पाषाण से यानी कि पत्थर से देखा गया है। तो ये एक पॉइंट से आप इसको याद रखिएगा। दूसरा यहाँ पे ये चर्चा मिलता है कि इस शुंग वंश के जब शुंग वंश का नींव पड़ा तो यहाँ पे आपको वैष्णव धर्म का उत्थान देखने को मिलता है। वैष्णव धर्म का उत्थान देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे कि मनुस्मृति की जो रचना है वो आपको शुंग काल में ही देखने को मिलता है। मनुस्मृति की चर्चा आपको शुंग काल में ही देखने को मिलता है। और इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे देखें कि देवभूति की हत्या करके देवभूति के वासुदेव के द्वारा हत्या कर दी जाती है और यहाँ पे आपको कण्व वंश की नींव डाली जाती है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा कण्व वंश से देख लेते हैं। हालांकि कण्व वंश से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्योत्तर काल को, तो इसकी चर्चा करना भी यहाँ पे स्वाभाविक है। तो चलिए देखते हैं। तो कण्व वंश के देख लेते हैं कि कण्व वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके वासुदेव, और इनके जो अंतिम शासक थे वो सुशर्मा की चर्चा मिलती है। तो कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि कण्व वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा वासुदेव। उसके बाद आप लोग ये याद रखिएगा कि इसके अंतिम शासक कौन थे, तो सुशर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, और इस तरह से देखा जाता है कि
एक और तो देखा गया कि मौर्यों के समय तक बहुत ही कमज़ोर शासक होने के बाद मौर्य वंश की समापन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद ब्राह्मण साम्राज्य में यानी कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कुछ साम्राज्य को थोड़ा बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि शुंग वंश को ब्राह्मण साम्राज्य को बढ़ावा दिया जाता है। और यहाँ पे भी ये देखा जाता है कि जब कण्व वंश की स्थापना होती है तो इस वंश तक इस साम्राज्य का यानी कि ब्राह्मण साम्राज्य का जो यहाँ पे देखा गया है वो बहुत ही सिमट के पाटलिपुत्रा तक ही सीमित हो जाती है। माने कण्व वंश तक जो है वो साम्राज्य पाटलिपुत्रा तक ही सीमित हो जाती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसके बाद हम लोग एक और वंश की चर्चा मिलती है, उस पर देख लेते हैं। ये आपका सातवाहन वंश को हम लोग देखते हैं। लगभग 60 BC में यानी कि 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना को देखा जाता है। और इस तरह से देखा जाता है कि संस्थापक इसके जो थे, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक को देखा जाता है। और इनके जो राजधानी थे, इन्होंने अपना भी राजधानी परिवर्तन किया और प्रतिष्ठान यानी कि इन्होंने सातवाहन वंश ने, जो एक ब्राह्मण साम्राज्य के प्रमुख वंश है सातवाहन, इन्होंने अपने राजधानी को प्रतिष्ठान ले गया। प्रतिष्ठान जो था आपको गोदावरी नदी के किनारे, ऐसा साक्ष्य भी मिला है गोदावरी नदी के किनारे से। और इस तरह देखा जाता है कि सातवाहन वंश का जो राजधानी था वो गोदावरी नदी के किनारे हुआ करता था। और गोदावरी नदी आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले को देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आंध्र प्रदेश को भी देखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि सातवाहन वंश के प्रमुख शासक जो थे आपके सिमुक, सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सतकर्णी की चर्चा मिलती है। लेकिन सिमुक के बाद एक महत्वपूर्ण शासक की चर्चा मिलती है, आपको गौतमी पुत्र सतकर्णी की चर्चा मिलती है। और गौतमी पुत्र सतकर्णी के जब शासक हुए तो उनके द्वारा अनेकों कार्य को किया गया था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सातवाहन वंश के अंतर्गत यहाँ पे ये देखा जाता है कि पहली बार ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने का जो चर्चा आपको मिलता है वो आपको सातवाहन वंश के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। इसके बाद ही आप देखते हैं कि गुप्त काल में भी ब्राह्मणों को ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर और भूमि वगैरह दान में दिया जाता था। तो ये पहली बार जो चर्चा आप देख रहे हैं वो ब्राह्मणों को भूमि दान देने की जो चर्चा सबसे पहले सातवाहनों के द्वारा ही किया गया था। और इस तरह से यहाँ पे सिक्कों का भी प्रचलन आपको सातवाहन के द्वारा सिक्कों का भी प्रचलन आपको देखा गया। इस तरह से देखा था कि जहाँ एक और कुषाणों के समय में सोने और चांदी के सिक्के हुआ करते थे, लेकिन सातवाहन के समय में आपको शीशे के सिक्के को देखा गया, ठीक है फ्रेंड्स, शीशे के सिक्के को देखा गया। और इस तरह से यहाँ पे यहाँ पे भी चांदी, तांबा, कांसा का प्रचलन था, लेकिन जो मुख्य जो यहाँ पे देखा गया वो शीशा का। और शीशा जो उस समय था वो रोम से मंगाया जाता था। शीशा उस समय रोम से मंगाया जाता था। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं कि गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा आपको गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और आपको राजसूय यज्ञ की चर्चा मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि यहाँ जो सातवाहन वंश के सातवाहन काल में जो आपको भाषा जो थी, वहाँ की राजकीय भाषा जो थी आपकी प्राकृत थी, जबकि लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख लीजिए आप। और इस तरह से देखा जाता है कि जहाँ एक और ये देखा गया है कि सातवाहन वंश जो था वो एक मातृसत्तात्मक का आभास होता है, लेकिन यहाँ पे ये देखा गया है कि इसके जो राजकुल होते थे वो पितृसत्तात्मक होते थे। राजकुल आपको पितृसत्तात्मक होते थे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ये देखा गया है कि यहाँ पे जो शासकों का नाम जो होता था वो रानी के नाम पे रखा जाता था। जैसे कि आप देखते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी,
गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पे देखा गया है कि जो सातवाहन वंश में जो रानियाँ हुआ करती थी उनका भी कुछ प्रभाव होता था उनके साम्राज्य पे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि सातवाहन वंश में आपको प्रमुख स्थापत्य कला का भी चर्चा मिलता है और इसके अंतर्गत आप यहाँ पे अजंता एवं एलोरा की गुफा को देखते हैं जो कि आपको महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है अजंता और एलोरा की गुफा। और यहाँ पे अमरावती कला को भी आप देखते हैं, जो अमरावती कला आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस तरह से फ्रेंड देखा जाता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही युग शासक थे सातवाहन वंश के, और इनके समय में उत्तर में मालवा से लेके दक्षिण में कर्नाटक तक इनका साम्राज्य हो गया था और साम्राज्य होता था। तो इस तरह से हम देखते हैं फ्रेंड्स कि सतकर्णी यानी कि गौतमी पुत्र सतकर्णी जो और अन्य शासक जो थे वो इस सातवाहन जो शासक हुआ करते थे वो उनको दक्षिण के स्वामी के नाम से भी जाना जाता था। गौतमी पुत्र सतकर्णी या फिर इनके जो अन्य शासक हुए उनको दक्षिण के स्वामी के नाम से भी जाना जाता था। आप देखते हैं कि दक्षिण में जैसे कि ये लोग वहाँ महाराष्ट्र चले गए, फिर आंध्र प्रदेश में भी इनका वर्चस्व देखा गया, तो ये सब क्या है भारत के साउथ क्षेत्र में है, इसीलिए इनको दक्षिण का स्वामी कहा जाता था। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग मौर्योत्तर काल के अंतर्गत आप 3 वंश को देखें, शुंग वंश, कण्व वंश और उसके बाद आप देखें यहाँ पे सातवाहन वंश की चर्चा मिलती है। ठीक है, अब एक और चीज़ आप जान लीजिए कि इसके बाद एक चेदी वंश की भी आपको चर्चा मिलती है। तो चेदी वंश के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि उसके जो संस्थापक थे खारवेल की चर्चा वहाँ पे देखा गया है। और खारवेल के अंतर्गत यहाँ पे बस 2-3 पॉइंट याद करने के लिए है, आप उसको जान जाइए कि चलिए हम थोड़ा सा आपको इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और आपको समझा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको मिटा देते हैं इतना। ठीक है, और उसके बाद हम लोग थोड़ा पॉइंट जो वहाँ से कुछ क्वेश्चन आपका बनता है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। इस तरह से तो आप देखें ही, मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ाई हूँ कि बिंदुसार के समय कलिंग का क्षेत्र जो होता है वो मगध साम्राज्य से अलग हो जाता है। ठीक है, बिंदुसार के समय कलिंग का क्षेत्र अलग हो जाता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आप देखते हैं कि मौर्य काल में अशोक के द्वारा कलिंग को जीत लिया जाता है और इस तरह से कलिंग जो होता है वो मगध साम्राज्य का यानी कि मौर्य साम्राज्य का अंग बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग चेदी वंश को देखते हैं। ठीक है, चेदी वंश थोड़ा सा चर्चा इस पे कर लेते हैं। तो चेदी वंश के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक शासक की महत्वपूर्ण खारवेल की चर्चा मिलती है। खारवेल की चर्चा मिलती है और चेदी वंश का जो साम्राज्य था वो आपको साम्राज्य उड़ीसा का साम्राज्य उस समय का उड़ीसा, अभी तो इसका नाम ओडिशा हो गया है, लेकिन उस समय का उड़ीसा का साम्राज्य आपको कलिंग का क्षेत्र था। ठीक है, कलिंग का क्षेत्र था और इस तरह से यहाँ के शासक खारवेल को देखा जाता है। और खारवेल की जो एक रचना है आपको हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख के द्वारा आपको खारवेल की जानकारी मिलती है, यानी कि खारवेल की जानकारी का एकमात्र माध्यम आपका जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये देखा जाए कलिंग का क्षेत्र जो था वो बहुत ही बेहतर क्षेत्र हुआ करता था प्रत्येक दृष्टि को देखते हुए। जैसे कि कलिंग जो था वो समुद्र के किनारे था, तो वहाँ पे व्यापारिक दृष्टि को भी देखते हुए कलिंग का क्षेत्र बहुत बेहतर था और वहाँ पे हाथी की भी जानकारी मिलती है। तो इस तरह से कलिंग को जीतना मौर्यों के लिए बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि खारवेल की जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से होती है और इस तरह से देखा जाता है कि पहली बार जो कलिंग यानी उड़ीसा का जो विजय होता है, पहली बार आपको महापद्म
नंद, महापद्म नंद के द्वारा कलिंग को जीतने की चर्चा मिलती है। और महापद्म नंद कौन थे? तो महापद्म नंद जो थे वो नंद वंश के संस्थापक थे। ठीक है फ्रेंड्स, नंद वंश के संस्थापक थे और इन्हीं के द्वारा पहली बार आपको कलिंग का क्षेत्र जीतने की चर्चा मिलती है। और इस तरह से देखा जाता है कि नंद वंश को यहाँ पे महापद्म नंद को जीतने के उपलक्ष्य में एकराट की उपाधि की संज्ञा भी दी जाती है। एकराट की उपाधि की संज्ञा दी जाती है। और इस तरह से देखते हैं कि नंद वंश के अंतिम शासक, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि नंद वंश के अंतिम शासक के रूप में आपको धनानंद की चर्चा मिलती है। ठीक है, धनानंद की चर्चा मिलती है। और यही धनानंद को मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इनको पराजित किया जाता है। और तत्पश्चात चंद्रगुप्त के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया जाता है। और एक मौर्य साम्राज्य जो था वो एक बहुत ही विस्तृत साम्राज्य था। वो अपना वर्चस्व भारत ही नहीं बल्कि अभी वर्तमान के अफगानिस्तान और आपको पाकिस्तान का क्षेत्र भी उस समय भारत में हुआ करता था, वहाँ तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया। और इस तरह से मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक जैसे महान शासक की संज्ञा की चर्चा मिलती है। और इसके बाद हम लोग मौर्योत्तर काल को देखें और मौर्योत्तर काल के अंतर्गत आप लोग ब्राह्मण साम्राज्य को देखें। और ब्राह्मण साम्राज्य में शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश की चर्चा किए। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे याद हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपको शुंग वंश। तो यहाँ पे देखिए शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ ले गई? तो विदिशा। ठीक है, या इंडो यूनानी शासक मिनांडर बहुत ही चर्चित है। इसको किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो ये आपको पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि पतंजलि किनके दरबार में थे? तो मौर्योत्तर काल में आपको थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। ठीक है, अब यहाँ पे भरहुत स्तूप की चर्चा मिलती है। और इनके भरहुत स्तूप का निर्माण किसके द्वारा हुआ? शुंगों द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा गया, आप देखिएगा कि भरहुत स्तूप का निर्माण किनके द्वारा हुआ? शुंगों द्वारा। एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि मालविकाग्नि मित्रम की किसने की है रचना? तो कालिदास ने। इसमें किसका नाम है? तो मालविका नाम की एक लड़की है और अग्निमित्र, दोनों की प्रेम कहानी की चर्चा मिलती है इसमें। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंतिम शासक थे देवभूति। और उसके बाद मनु स्मृति की रचना भी आप शुंग काल में देखने को मिलता है। कण्व वंश के संस्थापक देख लेते हैं जल्दी से, वासुदेव थे। इनके अंतिम शासक सुशर्मा की चर्चा मिलती है। उसके बाद आप सातवाहन वंश देख लेंगे। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख हुए और इन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान ले गई। और प्रतिष्ठान जो था वो गोदावरी नदी के किनारे यानी कि महाराष्ट्र औरंगाबाद में था। और इनके प्रमुख शासक तो बहुत हुए, लेकिन एक शासक की चर्चा बहुत अच्छे से मिलती है, गौतमीपुत्र सतकर्णी की चर्चा मिलती है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि गौतमीपुत्र सतकर्णी के समय इनका जो साम्राज्य था वो उत्तर में मालवा से लेके दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। सातवाहन काल में ये देखा जाता है कि पहली बार ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दिया गया। सातवाहन काल में ये भी देखा गया कि यहाँ पे सिक्कों के रूप में यानी कि सीसा का सिक्का, पहली बार शीशे के सिक्का को देखा गया था। और इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग आज ब्राह्मण साम्राज्य को पढ़ें और आपका यहाँ पे चेदी वंश को देखें। और सबसे चेदी वंश के अंतर्गत हम लोग खारवेल की चर्चा किए। और यहाँ पे हाथी गुम्फा अभिलेख जो खारवेल की जानकारी का माध्यम है। और इसके देखें कि कलिंग चेदी वंश जो था उड़ीसा यानी कि कलिंग का क्षेत्र था। और कलिंग का क्षेत्र पहली बार विजय महापद्म नंद के द्वारा हुआ। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, इनको एकराट की उपाधि दी गई थी। और उसके बाद अंतिम शासक के रूप में धनानंद की चर्चा मिलती है। और धनानंद को ही पराजित करके मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की नींव रखी जाती है। तो फ्रेंड्स
इस तरह से हम लोग मौर्योत्तर काल को पढ़ें और मौर्योत्तर काल के अंतर्गत ब्राह्मण साम्राज्य को पढ़ें। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमें मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जितने भी पढ़ाई से संबंधित अभी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है और जो भी वीडियो आएगी आप तक आसानी से पहुंच पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।